यू कैन हील योर लाइफ, लेखिका लुइस एल हे। प्रकरण 16। मेरी कहानी। वाक्य: हम सब एक हैं। क्या आप मुझे संक्षेप में अपने बचपन के बारे में कुछ बताएंगे? यह वह प्रश्न है जो मैंने बहुत सारे ग्राहकों से पूछा है। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ सुनने की आवश्यकता होती है, लेकिन मैं इस बारे में एक सामान्य प्रारूप प्राप्त करना चाहती हूँ कि वे कहाँ से आ रहे हैं। यदि उनके साथ अभी समस्याएं हैं, तो जो उन्हें उत्पन्न करने वाले विचार हैं, लंबे समय पहले शुरू हो गए थे। जब मैं 18 महीने की छोटी सी बच्ची थी, तो मैंने अपने माता पिता का तलाक होते देखा। मुझे ऐसा याद नहीं है कि वह बहुत बुरा अनुभव था। मुझे भय के साथ वे दिन याद आते हैं जब मेरी माँ एक घर में घरेलू नौकरानी के रूप में काम करने गई और मुझे बाहर भेज दिया गया। कहानी यह है कि मैं 3 सप्ताह तक बिना रोके रोती रही। मेरी देखभाल कर रहे लोग स्थिति को संभाल नहीं पाए और मेरी माँ को मुझे वापस ले जाने और कोई और व्यवस्था करने के लिए मजबूर होना पड़ा। उन्होंने एक अकेले अभिभावक के रूप में ये सब कैसे संभाला, उस चीज की आज मैं सराहना करती हूँ। लेकिन उस समय मैं बस यह जानती थी कि मुझे वह सारा प्यार नहीं मिल रहा जो कभी मुझे मिलता था। मैं कभी यह नहीं जान पाई कि मेरे माँ मेरे सौतेले पिता से प्रेम करती थी या उन्होंने सिर्फ हमें घर दिलाने के लिए उनसे शादी की। लेकिन वह कोई अच्छा कदम नहीं था। वह व्यक्ति यूरोप में जर्मनी के एक परिवार में काफी क्रूरताओं के साथ पला बड़ा था और उसे परिवार चलाने का कोई दूसरा तरीका नहीं आता था। मेरी बहन मेरी माँ के गर्भ में आ गई और फिर 1930 के दशक का अवसाद हमारे ऊपर आ गया और हमने खुद को एक हिंसक घर में मजबूर पाया। मैं उस समय 5 वर्ष की थी। इस स्थिति को और बदतर बनाते हुए लगभग इसी समय एक पड़ोसी ने मेरे साथ बलात्कार किया। डॉक्टर की जांच अब अभी मेरे दिमाग में ताजा है, उतना ही अदालत का वह केस जिसमें मैं मुख्य गवाह थी। उस व्यक्ति को 15 वर्षों के कारावास की सजा हुई। मुझे बार बार यह कहा गया कि तुम्हारी गलती थी, इसलिए मैंने कई वर्ष इस डर में गुजारे कि जब वह जेल से छूटेगा तो मेरे पास आएगा और मुझसे अपने जेल जाने का बदला लेगा। मेरा अधिकांश बचपन शारीरिक और यौन दुर्व्यवहार को झेलते बीता, साथ ही बहुत कठिन काम भी करना पड़ता था। मेरी छवि अपनी नजरों में गिरती और गिरती गई और लगता था कि मेरे लिए कुछ भी सही नहीं हो रहा है। मैंने इस दृष्टिकोण को बाहरी दुनिया में अभिव्यक्त करना शुरू कर दिया। 4th कक्षा में मेरे साथ ऐसा वाकया हुआ जो बिल्कुल मेरी जिंदगी जैसी थी, कुछ वैसा था। एक दिन हमारे स्कूल में पार्टी हो रही थी और वह बहुत से केक आए थे। मुझे छोड़कर उस स्कूल के अधिकतर बच्चे अच्छे मध्यवर्गीय परिवारों के थे। मैं बहुत खराब कपड़े पहने हुई थी और बाल भी अजीब तरीके से कटे हुए थे और मैं ऊंचे काले जूते पहनती थी। साथ ही मुझ में लहसुन की गंध आती थी जो मुझे पेट के कीड़े मारने के लिए रोज खाना पड़ता था। हमने कभी केक नहीं खाया था, हम उसे खरीद नहीं सकते थे। एक बूढ़ी पड़ोसी महिला मुझे हर सप्ताह 10 सेंट और मेरे जन्मदिन तथा क्रिसमस पर $1 देती थी। वे 10 सेंट परिवार के बजट में चले जाते थे और $1 से डाइम स्टोर से वर्ष भर के लिए मेरे अंतः वस्त्र खरीदे जाते थे। तो उस दिन स्कूल में पार्टी थी और वहां इतने सारे केक थे कि जब वे काटे जा रहे थे तो कुछ बच्चों को, जो लगभग हर दिन केक खा सकते थे, 2 या 3 पीस मिल रहे थे। आखिरकार जब टीचर मेरे पास आई, जी हाँ मैं आखिरी थी, तो केक समाप्त हो चुका था, एक भी पीस नहीं बचा था। अब मैं स्पष्ट रूप से देख सकती हूँ कि वह मेरी पहले से पुष्ट धारणा थी कि मैं बेकार हूं और कुछ भी पाने योग्य नहीं हूं। जिसने मुझे पंक्ति में सबसे आखिर में खड़ा किया और मुझे केक नहीं मिला, वह मेरा दृष्टिकोण था। वे बस मेरी धारणाओं को प्रदर्शित कर रहे थे। जब मैं 15 वर्ष की थी तो मैं यौन शोषण और सहन नहीं कर पाई और घर तथा स्कूल से भाग गई। एक डाइनर में मुझे वेट्रेस की जो नौकरी मिली, वो उन भारी कामों से काफी आसान लगी जो मुझे घर में करने पड़ते थे। प्रेम और स्नेह से वंचित होने और स्वाभिमान के रसातल में होने की वजह से मैंने अपनी इच्छा से हर उस व्यक्ति को अपना शरीर सौंप दिया जिसने मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया, और अपने 16वें जन्मदिन के ठीक बाद मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। मुझे लगा कि उसे पालना असंभव था। किसी तरह मुझे उसके लिए एक अच्छा प्रेम भरा घर मिला। मुझे एक निसंतान दंपत्ति मिले जिन्हें एक बच्चे की चाह थी। मैं अंतिम 4 महीने उनके साथ रही और जब मैं अस्पताल गई तो मैंने उनके नाम पर बच्चे को जन्म दिया। ऐसी परिस्थितियों में मैंने कभी मातृत्व की खुशियों का अनुभव नहीं किया, बस क्षति और अपराध बोध तथा शर्मिंदगी की भावना महसूस की। उस समय वह बस एक लज्जाजनक समय था
जिससे जितनी जल्दी हो सके निकलना था। मुझे बस उसके पैरों की बड़ी बड़ी उंगलियां याद है जो मेरी तरह असाधारण थी। अगर हम कभी मिलें तो मैं उसके पैरों की उंगलियां देखकर पहचान जाऊंगी। जब बच्ची 5 दिनों की थी तभी मैं वहां से चली आई। मैं तुरंत घर लौट आई और अपनी माँ, जो अब भी पीड़ित थी, से कहा, चलो अब तुम्हें यह सब सहने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। वह मेरी 10 वर्षीय बहन को अपने पिता के साथ रहने के लिए छोड़कर मेरे साथ चली आई। मेरी बहन हमेशा अपने पिता की प्रिय रही थी। अपनी माँ को एक छोटे से होटल में नौकरानी की नौकरी दिलाने और उसे ऐसे अपार्टमेंट में रखने जहां वह स्वतंत्र और सहज थी के बाद मुझे लगा कि मेरे कर्तव्य पूरे हो गए। मैं अपनी एक महिला मित्र के साथ 1 महीने रहने के लिए शिकागो चली गई और 30 वर्ष तक नहीं लौटी। उन शुरुआती दिनों में मैंने एक बच्चे के रूप में जो हिंसा सही और उसके साथ मैंने महत्वहीन होने की जो भावना विकसित की, उसने मेरे जीवन में ऐसे पुरुषों को आकृष्ट किया जिन्होंने मेरे साथ दुर्व्यवहार किया और अक्सर मुझे मारा पीटा। मैं अपना शेष जीवन पुरुषों को नीचा देखते हुए बिता सकती थी और मुझे शायद वही अनुभव होते, लेकिन धीरे धीरे सकारात्मक अनुभवों से मेरा आत्मविश्वास बढ़ा और उस प्रकार के लोग मेरे जीवन से जाने लगे। अब वे मेरे पुराने विचारों से मेल नहीं खाते थे। जब मैं अवचेतन मन में यह मानती थी कि मैं दुर्व्यवहार के योग्य हूं, मैं उसके व्यवहार को सही नहीं ठहरा रही, लेकिन यदि मेरा सोचने का तरीका वैसा नहीं होता तो वे मेरे प्रति आकृष्ट नहीं होते। अब महिलाओं से दुर्व्यवहार करने वाले किसी व्यक्ति को मेरे अस्तित्व के बारे में पता भी नहीं है। हमारे दृष्टिकोण अब मेल नहीं खाते। कुछ वर्षों तक शिकागो में छोटा मोटा काम करने के बाद मैं न्यूयॉर्क चली गई और सौभाग्यवश एक बड़ी फैशन मॉडल बन गई। फिर भी बड़े डिजाइनरों के लिए मॉडलिंग करने से मेरा आत्मविश्वास अधिक नहीं बढ़ा। उसने मुझे अपने अंदर दोष ढूंढने के और तरीके ही दिए। मैंने अपने ही सौंदर्य को पहचानने से इनकार कर दिया था। मैं कई वर्षों तक फैशन उद्योग में रही। मैंने एक अच्छे शिक्षित अंग्रेज सज्जन से विवाह किया। हमने दुनिया की सैर की, बड़े लोगों से मिले और व्हाइट हाउस में डिनर तक किया। हालांकि मैं एक मॉडल थी और मेरे पास एक बढ़िया पति था, मेरा आत्मविश्वास तब भी कम रहा जब तक कि कई वर्षों बाद मैंने आध्यात्मिक काम नहीं शुरू किया। 14 वर्षों की शादी के बाद एक दिन मेरे पति ने किसी और से विवाह करने की इच्छा जताई। एकदम उसी समय जब मैं यकीन करना शुरू ही कर रही थी कि अच्छी चीजें स्थायी हो सकती है। हाँ, मैं टूट गई, लेकिन समय बीतता है और जिंदगी जीती रही। मैं अपने जीवन को बदलता देख सकती थी और बसंत में एक दिन एक अंक ज्योतिषी ने मुझे बताया कि पतझड़ में एक छोटी सी घटना मेरा जीवन बदल देगी। वह इतनी छोटी सी घटना थी कि मैं कई महीनों बाद उस पर ध्यान दे पाई। संयोगवश मैं न्यूयॉर्क सिटी में रिलीजियस साइंस के चर्च की एक बैठक में गई थी। हालांकि उनका संदेश मेरे लिए नया था, मेरे अंदर किसी चीज ने कहा, ध्यान से सुनो। मैंने वैसा ही किया। मैंने केवल संडे सर्विसेज में गई, बल्कि उनकी साप्ताहिक कक्षाएं भी लेना शुरू कर दिया। सौंदर्य और फैशन की दुनिया से मेरी दिलचस्पी समाप्त होती जा रही थी। मैं कब तक अपनी कमर के नाप या अपनी बाहों के आकार को लेकर चिंतित रह सकती थी। हाई स्कूल ड्रॉप आउट जिसने कभी कुछ नहीं पढ़ा से अब मैं एक मेहनती छात्रा बन गई थी जो तत्व विज्ञान, मेटाफिजिक्स और उपचार से जुड़ी हर बात को उत्सुकता से ग्रहण करती थी। रिलीजियस साइंस का चर्च मेरे लिए एक नया घर बन गया। हालांकि मेरा अधिकांश जीवन पहले की तरह चल रहा था, इस नए पाठ्यक्रम ने मेरा अधिक से अधिक समय लेना शुरू कर दिया। 3 वर्ष बाद मैं चर्च के लाइसेंस शुदा प्रैक्टिशनर का आवेदन देने के योग्य हो गई। मैंने वो परीक्षा पास कर ली और कई वर्ष पहले यहीं से मैंने एक चर्च काउंसलर के रूप में शुरुआत की। वह एक छोटी सी शुरुआत थी। उस समय तक मैं एक इंद्रियातीत ध्यानी बन गई। अब मैंने अपने लिए कुछ विशेष करने का फैसला किया। मैं फेयरफील्ड लोवा में 6 महीनों के लिए यूनिवर्सिटी गई। उस समय वह मेरे लिए बिल्कुल सही जगह थी। पहले वर्ष हर सोमवार सुबह को हम एक नया विषय शुरू करते थे। जिन विषयों के बारे में मैंने सिर्फ सुना था, जैसे जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और यहाँ तक कि सापेक्षता का सिद्धांत। हर शनिवार की सुबह परीक्षा होती थी, रविवार अवकाश होता था और सोमवार सुबह हम एक नई शुरुआत करते थे। न्यूयॉर्क सिटी में मेरे जीवन में कोई बाधा नहीं रही जैसे कि पहले होती थी। रात के भोजन के पश्चात हम सभी अपने अपने कमरों में पढ़ाई के लिए चले जाती थी। मैं कैंपस में सबसे बड़ी उम्र की छात्रा थी और मैंने उसके प्रत्येक क्षण का आनंद उठाया। वहां धूम्रपान, शराब या नशीली पदार्थों पर प्रतिबंध था और हम दिन में 4 बार ध्यान करते थे।
जिस दिन मैं वहां से निकली, हवाई अड्डे पर सिगरेट के धुएं ने मुझे ऐसा लगा कि मैं बेहोश हो जाऊंगी। वापस न्यूयॉर्क में मैं अपने जीवन में फिर से लौट आई। जल्द ही मैंने प्रशिक्षण कार्यक्रम करना शुरू किया। मैं तमाम सामाजिक गतिविधियों में बहुत सक्रिय हो गई। मैंने उनकी दोपहर की बैठकों में भाषण देना और ग्राहकों को देखना शुरू कर दिया। यह तेजी से एक पूर्णकालिक करियर के रूप में बदल गया। मैं जो काम कर रही थी उसे एक छोटी सी पुस्तक हील योर बॉडी के रूप में संकलित करने के लिए प्रेरित हुई, जिसके आरंभ में शरीर की बीमारियों के लिए तत्व विज्ञान संबंधी कारणों की एक सरल सूची है। मैंने लेक्चर देना, यात्राएं करना तथा छोटी कक्षाएं लेना शुरू कर दिया। इसके बाद एक दिन मुझे बताया गया कि मुझे कैंसर है। 5 वर्ष की आयु में बलात्कार की शिकार और दुर्व्यवहार पीड़ित बच्ची की मेरी पृष्ठभूमि के साथ यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि मुझे योनि के पास कैंसर हुआ। हर किसी की तरह अपनी बीमारी के बारे में सुनकर मैं पूरी तरह घबरा गई। फिर भी ग्राहकों के साथ इतने दिनों तक काम करने के बाद मैं जानती थी कि मानसिक उपचार कारगर होता है और मुझे अपने आप को यह साबित करने का अवसर मिल रहा था। आखिरकार मैंने मानसिक प्रारूपों पर एक पुस्तक लिखी थी और मैं जानती थी कि कैंसर लंबे समय तक रखी गई नाराजगी का रोग है, जब तक वह अंततः शरीर को खा न जाए। मैं अपने बचपन में उनके प्रति सारे गुस्से और नाराजगी को समाप्त करने से इनकार कर रही थी। व्यर्थ करने के लिए समय नहीं था, मेरे पास करने को बहुत कुछ था। असाध्य शब्द जो बहुत से लोगों के लिए इतना डरावना है, मेरे लिए यह अर्थ रखता है कि इस स्थिति को किसी भी बाहरी उपाय द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है और हमें उसका उपचार करने के लिए अपने अंदर जाना चाहिए। यदि कैंसर से छुटकारा पाने के लिए मेरा ऑपरेशन होता और मैं उससे उत्पन्न होने वाले मानसिक विचारों से छुटकारा नहीं पाती, तो डॉक्टर बस लुइस को काटते रहते जब तक कि उसमें कुछ न बचता। मुझे वह विचार पसंद नहीं आया। यदि मैं कैंसर की वृद्धि को समाप्त करने के लिए ऑपरेशन करवाती और साथ ही कैंसर के लिए जिम्मेदार मानसिक विचार को भी साफ कर देती, तो वह लौटकर नहीं आ सकता था। यदि कैंसर या कोई अन्य बीमारी लौटकर आती है, तो मैं नहीं मानती कि यह उसके पूरी तरह ठीक न होने के कारण होता है, बल्कि इसलिए कि रोगी कोई मानसिक परिवर्तन नहीं करता, वह बस उसी बीमारी को फिर से उत्पन्न कर लेता है, शायद शरीर के किसी और अंग में। मैं यह भी मानती हूँ कि यदि मैं कैंसर को उत्पन्न करने वाले मानसिक दृष्टिकोण को ठीक कर पाऊं, तो मुझे ऑपरेशन की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए मैंने डॉक्टरों से समय मांगा और डॉक्टरों ने अनिच्छा से मुझे 3 महीने दिए। जब मैंने उनसे कहा कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, मैंने तत्काल अपने उपचार की जिम्मेदारी ली। मैंने अपनी उपचार प्रक्रिया में मदद के लिए वैकल्पिक तरीके खोजने का हर संभव प्रयास किया, जितना मैं पढ़ या ढूंढ सकती थी। मैं कई हेल्थ फूड स्टोरों में गई और कैंसर के विषय पर उनके पास मौजूद पुस्तकें खरीदी। मैं पुस्तकालय गई और खूब पढ़ा। मैंने फूड रिफ्लेक्सोलॉजी और कॉलन थेरेपी के बारे में पढ़ा और मुझे लगा कि दोनों मेरे लिए लाभदायक होंगे। ऐसा लग रहा था कि मैं बिल्कुल सही लोगों के पास जा रही हूँ। फूड रिफ्लेक्सोलॉजी के बारे में पढ़ने के बाद मैं एक प्रैक्टिशनर खोजना चाहती थी। मैंने एक लेक्चर सुना और जबकि मैं आमतौर पर पहली पंक्ति में बैठती थी, उस रात मुझे पीछे बैठना पड़ा। 1 मिनट के अंदर एक व्यक्ति आया और मेरी बगल में बैठ गया और सोचिए कि क्या हुआ। वह एक फुट रिफ्लेक्सोलॉजिस्ट था। वह 2 महीनों तक 1 सप्ताह में 3 बार मेरे पास आया और उससे काफी मदद मिली। मैं जानती थी कि मुझे अपने आप से और अधिक प्रेम करना होगा। मेरे बचपन में बहुत कम प्रेम था और किसी ने मुझे अपने बारे में अच्छा महसूस नहीं करने दिया। मैंने लगातार मुझे निशाना बनाने और मेरी आलोचना करने के उनके व्यवहारों को अपना लिया था, जो मेरी दूसरी प्रकृति बन गई थी। मैंने प्रशिक्षण कार्य करते समय यह एहसास किया था कि मेरे लिए अपने आप से प्रेम करना और अपने आप को स्वीकार करना ठीक था और यहाँ तक कि अनिवार्य था। फिर भी मैं उसे अनदेखा करती रही, जैसे आप यह कहते हैं कि आप कल से डाइटिंग शुरू कर देंगे। लेकिन अब मैं उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती थी। सबसे पहले मेरे लिए ऐसी चीजें करना बहुत कठिन था, जैसे दर्पण के सामने खड़े होकर ऐसी चीजें कहना, लुइस मैं तुमसे प्यार करती हूँ, वे वास्तव में तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन जब मैं ऐसा करती रही तो मैंने पाया कि मेरे जीवन में ऐसी कई परिस्थितियां आई जिसमें अतीत में मैं खुद को महत्वहीन समझने लगती थी, और अब दर्पण के अभ्यास और दूसरे अभ्यासों की वजह से मैं वैसा नहीं कर रही थी। मैं कुछ प्रगति कर रही थी। मैं जानती थी कि मुझे उन नाराजगियों को खत्म करना है जो मैं बचपन से ढोए आ रही थी। मेरे लिए उस दोषारोपण को भूल जाना बहुत जरूरी था। हाँ, मेरा बचपन बहुत कठिन था,
जिसपे मेरे साथ काफी मानसिक, शारीरिक और यौन दुर्व्यवहार हुआ था। लेकिन कई वर्ष पहले की बात थी और आज मेरे द्वारा अपने साथ उस प्रकार का व्यवहार करने का अब तो कोई बहाना नहीं था। मैं कैंसर की वृद्धि के साथ अपने शरीर को खा रही थी क्योंकि मैंने क्षमा नहीं किया था। मेरे लिए अब उन घटनाओं से परे जाना और यह समझना शुरू करने का समय था किस प्रकार के अनुभवों ने वैसे लोगों को उत्पन्न किया होगा जो एक बच्चे से उस रूप में व्यवहार करते हैं। एक अच्छे थेरेपिस्ट की मदद से मैंने तकियों को पीटते हुए और क्रोध से चिल्लाते हुए सारे पुराने और दबे हुए गुस्से को बाहर निकाला। इसके बाद मैंने उन कहानियों के टुकड़ों को जोड़ना शुरू किया जो मेरे माता पिता ने अपने अपने बचपन के बारे में सुनाई थी। मैंने उनके जीवन की एक वृहद तस्वीर देखनी शुरू की। मेरी बढ़ती समझ और एक वयस्क दृष्टिकोण से मेरे अंदर उनकी पीड़ा के लिए दया उत्पन्न होने लगी और शिकायत धीरे धीरे समाप्त होने लगी। इसके अलावा मैंने इतने वर्षों में जो जंक फूड खाए थे उनसे अपने शरीर के शुद्धिकरण और उसे विष मुक्त करने में मदद करने के लिए एक अच्छे पोषण विशेषज्ञ की तलाश की। मुझे पता चला कि जंक फूड शरीर में जमा होकर विषैले तत्व उत्पन्न करते हैं। जंक विचार मन में जमा होकर विषैली परिस्थितियां उत्पन्न करते हैं। मुझे खूब हरी सब्जियों के साथ एक नपातुला आहार दिया गया। मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन इन सभी मानसिक, व्यापक और शारीरिक शुद्धिकरण के फलस्वरूप मेरे डायग्नोसिस के 6 महीने बाद चिकित्सा शास्त्र को भी उस बात से सहमत होना पड़ा जो मैं पहले से जानती थी कि मेरे अंदर कैंसर का नामो निशान नहीं था। अब मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से जानती थी कि यदि हम अपने सोचने, मानने और करने के तरीके को बदलने के इच्छुक हों तो रोग ठीक हो सकता है। कभी कभी जो हमें एक बड़ी त्रासदी लगती है वह हमारे जीवन की सबसे अच्छी बात होती है। मैंने इस अनुभव से बहुत कुछ सीखा और मैं एक नए रूप में अपने जीवन को महत्व देने लगी। मैं यह देखने लगी कि मेरे लिए वास्तव में क्या महत्वपूर्ण है और मैंने आखिरकार हरियाली विहीन न्यूयॉर्क शहर और उसके उग्र मौसम को छोड़कर जाने का फैसला किया। मेरे कुछ ग्राहकों ने कहा कि यदि मैं उन्हें छोड़कर गई तो वे मर जाएंगे और मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं उनकी प्रगति देखने के लिए वर्ष में 2 बार वहां आऊंगी। फिर टेलीफोन से हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए मैंने अपना व्यवसाय समेटा और कैलिफोर्निया की रेलगाड़ी पकड़ ली। मैंने लॉस एंजलिस को आरंभिक बिंदु के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। हालांकि बहुत वर्षों पहले मैं यही जन्मी थी। मैं अपनी माँ और बहन के अलावा वहां किसी को नहीं जानती थी। वे दोनों अब शहर के बाहरी हिस्से में लगभग 1 घंटे की दूरी पर रहती थी। हम कभी करीबी परिवार या खुले परिवार के रूप में नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मुझे जानकर दुख भरा आश्चर्य हुआ कि कई वर्षों से मेरी माँ की आंखों की रोशनी चली गई थी और किसी ने मुझे बताना जरूरी नहीं समझा था। मेरी बहन इतनी व्यस्त थी कि मुझसे मिल नहीं पाई, इसलिए मैंने उसे व्यस्त छोड़ दिया और अपना नया जीवन शुरू करने में जुट गई। मेरी छोटी सी पुस्तक हील योर बॉडी ने मेरे लिए बहुत से दरवाजे खोल दिए थे। मैं हर आधुनिक प्रकार की बैठक में जाने लगी। मैं अपना परिचय देती और जब उपयुक्त होता तो उस पुस्तक की प्रति पकड़ा देती। पहले 6 महीने तक मैं समंदर के किनारे खूब जाती थी क्योंकि मुझे पता था कि जब मैं व्यस्त हो जाऊंगी तो मेरे पास ऐसे आनंद उठाने के लिए कम समय होगा। धीरे धीरे ग्राहक आने लगे। मुझे कई जगह भाषण देने के लिए निमंत्रण मिले और स्थितियां सुधरने लगी। लॉस एंजलिस ने मेरा स्वागत किया। कुछ ही वर्षों में मैं एक प्यारे से घर में चली आई। लॉस एंजलिस में मेरी नई जीवन शैली मेरे शुरुआती जीवन से बिल्कुल विपरीत और जागरूकतापूर्ण थी। वाकई सब कुछ सही चल रहा था। हमारा जीवन कितनी तेजी से पूरी तरह बदल सकता है। एक रात को मेरे पास बहन का फोन आया, 2 वर्षों में पहला फोन। उसने मुझे बताया कि अंधी और लगभग बहरी हो चुकी हमारी माँ, जो अब 90 वर्ष की हो चुकी थी, गिर गई है और उनकी कमर टूट गई है। एक पल में मेरी माँ एक मजबूत स्वतंत्र महिला से पीड़ा में कराहती एक असहाय बच्ची में बदल गई थी। उनकी पीठ टूट गई और साथ ही मेरी बहन के चारों ओर गोपनीयता की दीवार भी तोड़ दी। आखिरकार हमारी बातचीत शुरू हुई। मैंने पाया कि मेरी बहन को भी कमर की गंभीर समस्या है, जिससे उसे बैठने और चलने में परेशानी होती थी और जिसकी वजह से उसे काफी पीड़ा थी। वह चुपचाप सहती थी, लेकिन उसके पति को पता नहीं था कि वह बीमार है। अस्पताल में 1 महीना बीतने के बाद मेरी माँ घर जाने के लिए तैयार थी, लेकिन वह किसी भी प्रकार अपनी देखभाल नहीं कर सकती थी, इसलिए वह मेरे साथ रहने चली आई। यद्यपि जीवन की प्रक्रिया पर भरोसा करती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मैं यह सब कैसे संभाल पाऊंगी। इसलिए मैंने ईश्वर से कहा, ठीक है, मैं उनकी देखभाल करूंगी, लेकिन आपको मेरी मदद करनी होगी
और आपको मुझे धन देना होगा। वह हम दोनों के लिए एक समझौता था। वो एक शनिवार को आई और अगले शुक्रवार को मुझे 4 दिनों के लिए सैन फ्रांसिस्को जाना था। मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकती थी और मेरा जाना जरूरी था। मैंने कहा, ईश्वर आप इसे संभालो, मुझे जाने से पहले हमारी मदद के लिए सही व्यक्ति चाहिए। अगले गुरुवार को वह सही व्यक्ति प्रकट हुआ और मेरी माँ और मेरे लिए मेरे घर को व्यवस्थित करने आ गया। वह मेरी एक मूल धारणा की एक और पुष्टि थी। मैं जो भी जानना चाहती हूँ वह मेरे सामने आ जाता है और मुझे जो भी जरूरत होती है वह दिव्य रूप से सही व्यवस्था में मेरे पास आ जाता है। मुझे एहसास हुआ कि वह एक बार फिर मेरे लिए सबक सीखने का समय था। यहाँ पर बचपन की बहुत सारी गंदगी साफ करने का एक अवसर था। जब मैं बच्ची थी तो मेरी माँ मुझे सुरक्षा प्रदान करने में सफल नहीं हो पाई थी, लेकिन अब मैं उनकी देखभाल कर सकती हूँ और करूंगी। मेरी माँ और मेरी बहन के बीच एक पूरा नया दौर शुरू हो गया था। मेरी बहन ने मुझसे जो मदद मांगी उसे देना एक और चुनौती थी। मैंने जाना कि जब बहुत वर्षों पहले मैंने अपनी माँ को बचाया था तो मेरे सौतेले पिता ने अपना गुस्सा और दर्द मेरी बहन के खिलाफ निकाला। फिर उसने पिता की क्रूरता सही। मैंने पाया कि जो परेशानी शारीरिक समस्या के रूप में शुरू हुई थी वह बाद में भय और तनाव से बहुत बढ़ गई। साथ में यह धारणा भी थी कि कोई उसकी मदद नहीं कर सकता। तो यहाँ पर लुइस थी जो रक्षक नहीं बनना चाहती थी और फिर भी अपनी बहन को उसके जीवन के इस मोड़ पर श्वास चुनने का अवसर देना चाहती थी। धीरे धीरे उलझन सुलझने लगी और अब तक जारी है। हम एक एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। जैसे जैसे मैं सुरक्षा का माहौल प्रदान करती हूँ, साथ ही श्वास के कई रास्ते खोजें। दूसरी ओर मेरी माँ बहुत अच्छी प्रकार से प्रतिक्रिया देती है। वह दिन में 4 बार सामर्थ्य अनुसार व्यायाम करती है। उनका शरीर मजबूत और अधिक लचीला होता जा रहा है। मैंने उन्हें एक हियरिंग एड दिलाई और उनकी जीवन में दिलचस्पी बढ़ गई। मैंने उनकी एक आंख से मोतियाबिंद निकलवाने के लिए उन पर जोर डाला। उनके लिए फिर से देखना शुरू करना और हमारे लिए उनकी आंखों से दुनिया देखना कितना आनंददायक है। वह फिर से पढ़ पाने पर खुश है। मेरी माँ और मैंने बैठकर एक दूसरे से बात करने का समय निकालना शुरू किया, जैसा हमने पहले कभी नहीं किया था। हमारे बीच एक नई समझ विकसित हुई। आज हम दोनों अधिक मुक्त हो गए हैं क्योंकि हम साथ साथ रोते, हंसते और गले लगते हैं। कभी कभी मुझे लगता है कि मेरे पास साफ करने को अभी और भी कुछ है।